नमस्कार, घड़ी में बजने वाले हैं 4 और मैं दीपाली नंदा आपके लिए लेकर आ गई हूं आवाज समाचार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। बाजार में लगातार तीसरे दिन बिकवाली का दबाव, सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड और स्मॉल कैप शेयर्स में बिकवाली, सेंसेक्स 502, निफ्टी 137 पॉइंट गिरकर बंद। अंबेडकर पर संसद में शाह के बयान पर घमासान, खड़गे ने मांगा अमित शाह का इस्तीफा तो सरकार का भी पलटवार। पीएम ने लिखा, कांग्रेस ने अंबेडकर की विरासत को मिटाया। किरेन रिजिजू बोले, अंबेडकर के अपमान के खिलाफ कांग्रेस मांगे देश से माफी। संसद भवन में पीएम मोदी और शरद पवार की मुलाकात, सतारा के किसानों के साथ मिले प्रधानमंत्री मोदी। इधर पंजाब में किसानों का 3 घंटे का रेल रोको आंदोलन, ट्रैक पर बैठे किसान। दिल्ली में 60 साल से ज्यादा के बुजुर्गों का इलाज होगा फ्री, केजरीवाल ने संजीवनी योजना का किया ऐलान। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस खरीदना जल्द हो सकता है सस्ता, इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% का फैसला जल्द संभव। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने काउंसिल को रिपोर्ट सौंपी, सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। संभल में मिले प्राचीन शिव मंदिर में कड़ी सुरक्षा के बीच हुई आरती, कल शुरू होगा मंदिर के पास मिले कुएं का एएसआई सर्वे। संभल में मिला एक और राधे कृष्ण का मंदिर। बारिश से ब्रिस्बेन टेस्ट ड्रॉ, बॉर्डर गवास्कर सीरीज 1-1 से बराबरी पर, अभी 2 और मैच बाकी। इधर आर अश्विन ने लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास, 106 टेस्ट में 537 विकेट के साथ भारत के दूसरे सबसे सफल बॉलर। तो कल राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान पर बवाल मचा हुआ है। गृह मंत्री ने कहा था कि आजकल बार बार अंबेडकर का नाम लेने का फैशन चला हुआ है, अगर इसकी जगह भगवान का नाम लिया जाए तो 7 बार स्वर्ग मिल जाए। इस पर आज संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ और कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। यही नहीं, संसद भवन में विपक्ष के सांसदों ने धरना प्रदर्शन भी किया। हालांकि इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी कि गृह मंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखकर यह बताया कि बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने किया है, बीजेपी ने वंचितों और शोषितों के लिए सबसे ज्यादा काम किए हैं। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि अमित शाह ने राज्यसभा में क्या कहा था। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह के इस बयान का समर्थन किया है। उन्होंने एक्स पर एक लंबा पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस अंबेडकर का अपमान छिपा नहीं सकती। बाबा साहेब के लिए हमारा सम्मान सर्वोपरि है। अगर कांग्रेस और उसका बेकार हो चुका तंत्र यह सोचता है कि उनके दुर्भावनापूर्ण झूठ, उनके कई सालों के कुकर्मों, खास करके डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनके अपमान को छिपा सकते हैं, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। भारत के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदाय को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है। डॉक्टर अंबेडकर के प्रति कांग्रेस के पापों की सूची में शामिल है उन्हें एक बार नहीं बल्कि 2 बार चुनाव में हराना। पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया और उनकी हार को प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया। आगे उन्होंने लिखा कि उन्हें भारत रत्न देने से भी इनकार करना, संसद के सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर को गौरवपूर्ण स्थान न देना। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि असल में जो बयान अमित शाह की तरफ से दिया गया है वो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। हालांकि असल में अमित शाह ने बाबा साहब के प्रति कांग्रेस के ढोंग को उजागर किया है। कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो भाषण दिया राज्यसभा में, उसका एक छोटा सा क्लिप निकल करके तोड़ मरोड़ करके उसको वायरल करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम में
जो गलत काम कर रहे हैं मैं उसको खंडन करना चाहता हूं। गृह मंत्री जी कल बहुत साफ शब्दों में पूरा अच्छी तरह से बताया कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीते जी किस तरीके से उनको तिरस्कार किया, अपमानित किया, उसको वर्णन किया। तो आपने सुना किरेन रिजिजू ने किस तरह से सफाई पेश की अमित शाह के बयान पर। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है और वो देश से माफी मांगे और इस्तीफा दे। हम वो उस वक्त खामोश बैठे और उसके बाद में जब आज शुरू होता ये सवाल हम उठाने के लिए तैयार हो गए। आज आपको मालूम है सुबह भी हम पार्टी के सभी पार्टी के लोग एक होकर जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए वो आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। साथ ही आरजेडी नेता मनोज झा का कहना है कि बाबा साहब के प्रति बीजेपी की असली सोच वही है जो अमित शाह के बयान से उजागर हो गई है। पूरे देश में आम आवाम उद्वेलित है। वाक्य क्या था उनका? अंबेडकर जितना करते हो, अगर भगवान का नाम लिया तो स्वर्ग मिलता। स्वर्ग नहीं चाहिए भाई, धरती पे स्वर्ग चाहिए, धरती पे स्वर्ग चाहिए। और वो उसी विचारधारा से हासिल होगा जिस विचारधारा को आप अंदर से नापसंद करते हैं। दिल की बात जुबान पे आई, लेकिन माफी तो मांगनी पड़ेगी। साथ ही दलित नेता और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि ज्यादातर पार्टियों का अंबेडकर प्रेम सिर्फ दिखावा है, लेकिन अमित शाह के बयान से वंचित समाज में गुस्सा है। हालांकि ये भी सच है कि बहुत सारी पार्टियों का जय भीम सिर्फ दिखावा है, चुनावी दिखावा। क्योंकि जब उनकी सरकारों में उनको मौका मिलता है कि वो जय भीम और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे चलने काम करे तो वहाँ वो चूक जाती। तो ये बड़ा दुखद है। सिर्फ दिखावे के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। एक बड़ी चिंता जो है, कल से जो राज्यसभा में होम मिनिस्टर ने जो बयान दिया है, हालांकि उनका जो बयान था वो पूरे रूप से वो कांग्रेस पे एक हमला था, लेकिन जिस तरह के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया उससे एक बड़ा आक्रोश जो है हक वंचित समाज में, उनमें गहरी चिंता है। तो आखिर किसने किया बाबा साहब का अपमान और देश की राजनीति पर इसका क्या होगा असर? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए अब आपको बताते हैं बाजार का पूरा हाल। बाजार में लगातार तीसरे दिन बिकवाली का दबाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स की बात करें तो 502 पॉइंट गिरा, वहीं निफ्टी 137 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। निफ्टी बैंक करीब 1.5% फिसल कर बंद हुआ। तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में भी बिकवाली देखने को मिली। डिटेल्स के साथ अब जुड़ गई है कंचन नौटियाल। तो कंचन, बताएं आज किन सेक्टर्स में तेजी और कहां गिरावट देखने को मिली? तो हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन भी हमें लाल रंग के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। अगर अब देखें कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा, निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स में सबसे पहले नाम आता है ट्रेंड का, जहां पे 2.5% का इजाफा देखने को मिला। डॉक्टर रेड्डी लैब में 0.3%, एट द सेम टाइम सिप्ला में 0.2% और विप्रो में करीब 1.5% की बढ़त आज के सत्र में देखने को मिली। लूजिंग पॉकेट में सबसे पहले नाम आता है टाटा मोटर्स का, जहां पे 3% की गिरावट थी। पावर ग्रिड में 0.3%, बीएल में 2.25% और साथ ही साथ एनटीपीसी भी करीबन 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप में देख लेते हैं कि बढ़ने वाले कौन से रहे। भारतीय हेक्साकॉम में करीबन 7% का एक अपसाइड मोमेंटम रजिस्टर किया गया है। आईजीएल 7.5%, मैनकाइंड फार्मा में हमें करीबन 0.6% और बिंदो फार्मा में भी करीबन 3% का एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो एनएमडीसी में 6% का डाउनसाइड। फेडरल बैंक एट द सेम टाइम 5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। यही नहीं बल्कि मैसगॉन डॉकशिप में भी करीबन 4% का डाउनसाइड और एनएलसी इंडिया करीबन 0.4% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो ऑटो सेक्टर पर आज बाजार का फोकस है। एक तो नुवामा की कमजोर रिपोर्ट सेक्टर पर आई है और वहीं दूसरी तरफ टू व्हीलर बिक्री का वाहन डाटा भी खराब आया है। तो इन दोनों ही खबरों पर बात करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंचन और सुदर्शन। तो सुदर्शन के पास पहले चलते हैं। सुदर्शन, ऑटो नंबर्स की बात करें तो बेहद कमजोर ये नंबर है, किस और इशारा कर रहे हैं ये कमजोर नंबर्स?
ऑटो सेक्टर में एक सेगमेंट जो कि अभी तक अच्छा कर रही थी वो थी टू व्हीलर, लेकिन अगर जो दिसंबर के फर्स्ट 2 वीक्स का अगर डेटा देखते हैं फ्रॉम वाहन तो उससे ये पता चलता है कि ओवरऑल रजिस्ट्रेशंस दिसंबर 1 to 17 ओवरऑल रजिस्ट्रेशंस में 19% गिरावट देखने को मिला। और एक सेगमेंट जिसका परफॉर्मेंस सबसे खराब रहा है वो है टू व्हीलर सेगमेंट। टू व्हीलर सेगमेंट का ओवरऑल रजिस्ट्रेशन 25% गिरा है। पैसेंजर व्हीकल का भी रजिस्ट्रेशन गिरा है, लेकिन दूसरे सेगमेंट्स के अगर जो कंपैरिजन करें तो इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। पीवी का रजिस्ट्रेशन 3% गिरा है। सो दिसंबर 1 to दिसंबर 17 2024 में टोटल रजिस्ट्रेशन था 9.78 लाख। अगर जो कंपेयर करते हैं 2023 में यही फिगर था 12.10 लाख। सो टोटल फॉल जो है वो है 19% का। और अगर जो व्हीकल कैटेगरी की बात करें तो ईवी इलेक्ट्रिक सेगमेंट अच्छा किया है, उसका रजिस्ट्रेशन 6% बढ़ा है, जबकि पेट्रोल सेगमेंट में रजिस्ट्रेशन गिरावट देखने को मिला और यहाँ पे भी गिरावट है 25%। और आज इस पे यूबीएस का नोट भी आया है। यूबीएस बोलता है कि दिसंबर में जिसका परफॉर्मेंस टू व्हीलर में सबसे खराब रहने वाला है वो है हीरो मोटर और बजाज ऑटो। दोनों के रिटेल सेगमेंट में गिरावट देखने को मिल सकता है 15%। और इसी के कंपेरिजन में टीवीएस मोटर और आयशर मोटर्स में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और यूबीएस के अनुसार एक सेगमेंट जो कि अच्छा कर रही है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये डेटा है फर्स्ट 2 वीक्स का। ये देखने को होगा कि अगले 2 वीक्स में ऑटो सेक्टर का परफॉर्मेंस वाहन डेटा पे क्या रहता है। जी चलिए अब जुड़ते हैं कंचन से और जानते हैं कि CY25 में ऑटो सेक्टर पर नुवामा का क्या कहना है। बताएं कंचन, क्या रिपोर्ट है? ऑटो सेक्टर की जो कमजोरी है वो भारत में ही कायम नहीं है, बल्कि अगर हम ग्लोबल आउटलुक देखें तो वहां पे जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट जो ऑटो एंसिलरी है उसकी भी जो रफ्तार है कहीं ना कहीं हमें थमती हुई दिखाई दे रही है। कमर्शियल व्हीकल की बात करी जाए तो आगे चल के हो सकता है कि इसके नंबर हमें मिले जुले देखने को मिले, पॉजिटिव साइड की में ना देखने को मिले। इनफैक्ट जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स है उसकी डिमांड भी हमें स्लोअर साइड पे देखने को मिल सकती है। ट्रैक्टर वॉल्यूम्स में भी मंदी की आशंकाएं जताई जा रही है और साथ ही साथ जो पैसेंजर व्हीकल है उसके सेल्स नंबर भी हमें नेगेटिव साइड पे आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब अगर हम बात करें पिछले क्वार्टर्स की, वहां का एक बार हाईलाइट देख लेते हैं कि किस तरीके का हमें ग्लोबली देखने को मिला था माहौल। इस टाइम पे हम बात करें अगर नॉर्थ अमेरिका की तो वहां पे हमें HCV में 9% का कट देखने को मिला था। इनफैक्ट यूरोप में तो हमें 26% का डाउनसाइड देखने को मिला था। साथ ही साथ जो लग्जरी व्हीकल है जैसे BMW, टेस्ला, मर्सिडीज, इनकी वॉल्यूम में भी अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन आया था। अब ऑटो कंपनियों के लिए चुनौतियां क्या है? बेसिकली जो एक्सपोर्ट्स है वो कहीं ना कहीं कमजोर बने हुए हैं। ऑर्डर फ्लो के चलते जो अर्निंग्स है वहां पे भी हमें एक दबाव आता हुआ दिखाई दे सकता है। सबसे बड़ा डर है मंदी का, जिसके चलते ये जो सारे के सारे चीजें हैं हमें देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ कंपनीज हैं जो इससे आउटकम कर रही है, जैसे कि भारत फॉर्ज और सेमिल। इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन और जो अपनी जो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है उसके चलते अपने प्रॉफिटेबिलिटी पे अच्छा खासा फोकस किया है। अब आगे के लिए क्या आउटलुक है? आगे के लिए शॉर्ट टर्म में हमें डेफिनेटली जो नतीजे आने वाले हैं वहां पे एक दबाव देखने को मिल सकता है। इन्वेंट्री जिस तरीके से बिल्डअप हो रही है वो सीधा सीधा नतीजों पे असर डाल सकती है। साथ ही साथ जो हम देख रहे हैं कि ऑर्डर फ्लो है वो भी वीकर साइड पे बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से इंडियन मार्केट्स के लिए होप जताई जा रही है उसके चलते हो सकता है, और साथ ही साथ डाइवर्सिफिकेशन से कि वापस से हमें आगे अगले क्वार्टर्स में माहौल सुधरता हुआ दिखाई दे। लेकिन अभी के लिए नियर टर्म में तो माहौल अच्छा नहीं है। शुक्रिया कंचन और साथ ही साथ सुदर्शन आपका भी ऑटो सेक्टर की इन दोनों खबरों पर जानकारी देने के लिए। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड को गोलमाल करने वाली कंपनियों पर सरकार सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है। हमें मिली जानकारी के मुताबिक श्रम मंत्रालय ने सभी रीजनल कमिश्नर्स को खास मुहिम के तहत ऐसी कंपनियों पर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसमें पीएफ चोरी करने वाली कंपनियों की पहचान कर उन पर एक्शन लेना शामिल है। आपको बता दें बीते 3 महीनों में 500 से ज्यादा कंपनियों को नोटिस मिला है जिन्होंने पीएफ की चोरी की है या फिर किसी दूसरी तरह की धांधलेबाजी की है। आपको यह भी बता दें कि अगले 45 दिन तक यह विशेष अभियान चलाया जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। नीट यूजी पेपर लीक के बाद एग्जाम पैटर्न में बड़ा बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। क्या है एग्जाम पैटर्न को लेकर नया अपडेट और क्या इससे धांधली पर रोक लगेगी? इसी पर ही आज कंज्यूमर अड्डा में खास चर्चा होगी। शाम 5:57 पर जरूर देखिएगा।
ऑटो सेक्टर के बाजार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। डीजल गाड़ियों की बिक्री का वापसी का ट्रेंड है और साथ ही साथ जो ईवीज है उसमें सुस्ती दिखाई दे रही है। इसके पीछे क्या है वजह, आइए जानते हैं। एसयूवी के क्रेज का फायदा डीजल गाड़ियों को मिल रहा है। 2024 के पहले हिस्से में एसयूवी की कुल बिक्री में डीजल का हिस्सा 55% तक पहुंच गया है, जबकि 2023 में ये 48% था। मिड से हाई एंड एसयूवी सेगमेंट में डीजल इंजन ज्यादा किफायती साबित हो रहे हैं। दूसरी तरफ लग्जरी ब्रांड्स में डीजल की मांग लगातार बनी हुई है। आज अगर हम 100 गाड़ियां बेचते हैं तो उसमें से 50 से 55 गाड़ियां एसयूवी हो रही है। जो मैन्युफैक्चरर कुछ ने जिन्होंने डीजल से बंद भी कर दिया था एक टाइम प्लान करके कि हम सिर्फ पेट्रोल में लॉन्च करेंगे, वो भी अब एसयूवी कैटेगरी में डीजल में दोबारा लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। स्कोडा भी डीजल मॉडल्स को फिर से बाजार में लाने की तैयारी कर रही है। स्कोडा अगले साल सुपर्ब और ऑक्टाविया जैसे डीजल मॉडल पेश कर सकती है। डीजल गाड़ियां जहां एक तरफ अपना मार्केट शेयर बढ़ा रही हैं, वहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में सुस्ती आई है। पिछले कुछ महीने के आंकड़े तो यही बता रहे हैं और इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार सरकार की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर पॉलिसीज में अनिश्चितता है। दिल्ली जो ईवी को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा बाजार था, अब पिछड़ता नजर आ रहा है। जनवरी 2023 में जहां दिल्ली में 1435 इलेक्ट्रिक कार रजिस्टर हुए थे, वहीं नवंबर तक ये संख्या इस साल गिरकर सिर्फ 220 रह गई, मतलब 85% की भारी गिरावट। अगर आप सब्सिडी बंद कर देते हैं या सब्सिडी को लेकर किसी भी प्रकार की अनिश्चितता होती है तो कस्टमर के मन में एक डाउट क्रिएट करता है। पीछे भी हम एक बार देख चुके हैं, दिल्ली सब्सिडी जब ब्रेक हुई थी तो काफ़ी कुछ कस्टमर्स को दिक्कतें हुई थी। सो होपफुली कस्टमर भी यही वेट कर रहा है कि एक बार जब कॉन्क्रीट पॉलिसी आ जाए फिर वो अपना ईवी बाइंग का प्लान कंटिन्यू करेगा। दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी अगस्त 2023 में खत्म हो गई। हालांकि इसे मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन बाजार को लॉन्ग टर्म पॉलिसी का इंतजार है। रोहन सिंह, दिल्ली। चलिए, इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।